हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्किम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आपके महाभारत बैच में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। और ये हमारा जो है डेमो क्लास यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा। बाकी तो एप्लीकेशन के अंदर जो बच्चे जुड़े हुए महाभारत बैच से उनको तो आपको मिल ही जाएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी सेट बन सकते हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, आपके हम बना कर दे देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने एक अन्य सुविधा और किया है। अगर आप बायोलॉजी के वहाँ पे दिए गए 8 सेट तैयार कर लेते हैं तो उतने में काम हो जाएगा। हिंदी के सेट 10 सेट से बाहर नहीं आएगा। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको एक काम करना होगा और इंग्लिश के 7 सेट से बाहर ये सर प्रॉमिस करते हैं सर क्वेश्चन नहीं आने देंगे। 7 से 8 सेट सफिशिएंट है, ठीक है ना? माफी चाहते हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको जो ये हम 7 सेट देने वाले हैं, उसके साथ साथ आपको मैंने वहां पे वन शॉट वीडियो मतलब 1 घंटे में एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है। आप उसको जरूर पढ़िए, ठीक है ना? मैंने हैंड रिटेन नोट्स दिया है, आप उसको जरूर पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद पेपर सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा काम इतने में। तो महाभारत बैच अगर बच्चे यूट्यूब से नहीं ज्वाइन किए तो यार ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्योंकि महाभारत बैच के अंदर आपको इस प्रकार से पेपर मिलेगा, एकदम सिलेक्टेड, एकदम आने वाले सर तगड़े वाले गेस्ट पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरा पूरा मैं आपको महाभारत बैच के अंदर देने वाला हूँ पीडीएफ, और उसका पूरा सोल्यूशन वीडियो भी आपको देंगे। आज ये डेमो क्लास है, आप लोग देख लीजिए और यूट्यूब से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और क्या क्या चेंजेस चाहिए आपको बताइएगा, अपना ओपिनियन। अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। और हाँ, आज 25 और 26 दिसंबर के दिन ऑफर है, क्योंकि यूट्यूब की एनिवर्सरी और क्रिसमस डे और तुलसी विवाह बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके शुभ अवसर पर मैंने 10 रुपए का डिस्काउंट देकर केवल 91 रुपए में दे रहे हैं। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। पहले 200 बच्चों के लिए है, उसके बाद वो सीट फिल फुल हो जाएगा, फिर ऑफर बंद हो जाएगा। क्योंकि भैया अभी तक एडमिशन हो चुका है, कुछ ही सीट बची हुई है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर 101 रुपए का हो जाएगा। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, कुछ मत सोचिए, क्योंकि मैं आपको वो सेट पीडीएफ दे रहा हूँ जो आपके बोर्ड में आएगा। सेम टू सेम आपका ऐसे ही आता है, देख सकते हैं यहाँ पे। आपका रसायन विज्ञान का सर पेपर यहाँ पे रहेगा, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 23 नंबर पास होने चाहिए, 30 नंबर का प्रैक्टिकल से रहेगा। वो सिलेक्टेड सेट सर मैंने पेपर आपके लिए बनाया हूँ जो सर आपके बोर्ड में छपेगा, ठीक है ना? और नहीं ट्रस्ट है तो एक काम करेंगे, अभी हम पूरा आपको पेपर सॉल्व कराएंगे, फिर उसके बाद आप मिला लेना क्वेश्चन बैंक, ढूंढ ढूंढ के आपकी बोर्ड एग्जाम में सर आया रहेगा। और जो मैं आपको 50 टॉपिक लिखवाया था ना, सारे आपको इसी में मिल जाएंगे, बाहर से कुछ ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन ना लेना, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको कुछ समय दिया रहेगा, क्या 3 घंटे 15 मिनट का निर्देश। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिएगा, मैं चाहता तो मैं आपको पीडीएफ ही दे सकता बेटर, लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, पीडीएफ तो दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व भी कर देंगे ना, समझा भी देंगे एक बार, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए सही रहेगा ये चीज, है कि नहीं? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं हूँ, मैं आपका शिवम, आपका भाई। देखिएगा यार, आपको पता है सर, मैं आपकी बहुत कद्र करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और आपका ना ख्याल मेरे दिल में हमेशा रहता है, अक्सर। क्योंकि एक बड़ा भाई होने के नाते मैं सोचता रहता हूँ यार, बच्चों को ऐसा क्या दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि उनका सर अच्छा नंबर आ जाए। और मैं इतना चैलेंज करता हूँ सर, जो मैं पेपर क्रिएट करता हूँ, बैठ बैठ कर सबसे सिंपल भाषा में देने की कोशिश करता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ सर, जो यहाँ पर मैंने अभिक्रिया दिया है ना, वो चाहे आपका रोजेमुंडल अपचयन प्रक्रिया हो, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया है, सबसे सिंपल वे में मैंने समझाया है। आप किताब खोलेंगे सर, टफ आपको दिखाई देगा, बट सर नहीं 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 नहीं, हम उसको सिंपल से सिंपल भाषा में बना के सर आपको सॉल्व कराएंगे। आप चिंता मत करिएगा, मैं कह रहा हूँ ना, एसईओ आपके साथ है, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है ना? जहां कुछ भी रहेगा आप लोग बताइएगा, मैं आपके साथ हूँ, परेशान मत होइए। बस सिंपल सिंपल भाषा में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, बस यही रहेगा हमारा, ठीक। सबसे पहले आपके जो पेपर में सर जी बहुविकल्पी शुरू होगा, तो हम लोग बहुविकल्पी यहाँ शुरू करते हैं, और इसका पीडीएफ केवल केवल आपको महाभारत बैच के अंदर मिलेगा। तो एप्लीकेशन एसके स्टडी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर अलग से खरीदेंगे हैंड रिटन नोट्स भाई 29-29 रुपए में, 3 नोट्स खरीदेंगे 90 रुपए ऐसे ही हो जाता है, और आपको हम तो नोट्स वोट्स यार पेपर ऊपर सब कुछ दे दे रहे हैं, और क्या चाहिए? केवल आपके लिए सर, क्योंकि आपकी चिंता होती है कसम से सर, वो 349 का रिचार्ज करा के 5G का धोखा दे सकते हैं, बट ये सीओ में आपका भाई, आपका बड़ा भाई 101 रुपए लेकर सर धोखा नहीं देगा जिंदगी में, एक बात ध्यान देना। चलिए सर, प्रश्न नंबर 1 है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मैंने ऑब्जेक्टिव को भी डेप्थ में सॉल्व किया है। अगर इसको ज्यादा सॉल्व देखना है तो पीडीएफ महाभारत में बैच मिल ही जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहेंगे तो इसको भी एकदम हम खोल के सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना? बताइएगा जैसा भी रहेगा, आप रिव्यू तो देंगे तब तो मजा आएगा। पहला यहाँ पे है,
Na2CO3 के 0.2 मोल विलियन के 50 मिली के लिए आवश्यक मात्रा कितनी होगी? तो इसके लिए 10.6 ग्राम आवश्यक मात्रा होगी। सर कैसे सॉल्व करना है? मैंने यहाँ पे आपको डिप्थ में सॉल्व किया है। प्रश्नानुसार 0.2 मोल विलियन के 500 मिली के लिए Na2CO3 की जो आवश्यक मात्रा क्या है? W है, और हमें यही क्या करना है सर जी? ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, उसको जब रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 W अपान 106/500। अच्छा 106 क्या है? 100 जो 6 है वो है Na2CO3 की अणुओं की संख्या है, और 500 ग्राम क्या इन्होंने मात्रा दिया है इंटू 10⁻3। ठीक है ना, क्योंकि मिलीग्राम को आप लोग लीटर में बदल लीजिए, जब बदलेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। अब W निकालना है, W यहीं पे रखिए, तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 10.6 ग्राम निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10.6 ग्राम निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, डेप्थ में और चाहिए तो आप बताइएगा, और डेप्थ में दे देंगे। न्यूमेरिकल में थोड़ा हम आपको अलग से भी करवा देंगे, चिंता मत करिएगा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आता यार, केवल 10 नंबर तक आता है, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, कर लोगे आप। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मात्रा क्या होता है? सर सेकंड इनवर्स होता है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मात्रा क्या होता है? सेकंड इनवर्स। जाकर चेक कर लीजिए सर, हर साल पेपर में रिपीटेड प्रश्न है। ठीक, उत्तर अगर हम देखेंगे तो सर इसको सॉल्व करते हैं डेप्थ में थोड़ा सा। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सर सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, चलिए हम मान गए कि सेकंड इनवर्स होती है, बट अगर सर हमें निकालना है तो निकाल लेंगे कैसे? तो निकालने के लिए आप यहाँ पे प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए यह रख देंगे, सूत्र इसका होता है मोल 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 1 - n एल, मोल के पावर 1 - n, एल के पावर n-1 और सेकंड पावर 1। अब जहां पे n है वहां पे कितना रख देंगे? प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए 1 रख देंगे। जब यहाँ पे 1 रख देंगे तो यहाँ पे मोल के पावर क्या है सर जी? 1 - n है। अब यहाँ पे n के स्थान कितना रख देंगे? 1 रख देंगे, तो मोल 1 - 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? -1 से +1 0, और m के पावर 0 बराबर कितना होता है? 1 होता है, तो ये 0 हो जाएंगे, बचे क्या? सेकंड इनवर्स। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन फेहलिंग विलयन के को अपचयित नहीं करता? इसमें से कौन सर जी फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता? तो वो CH3COOH, यह हमारा फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। यह हमारा सर जी क्या? फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि एल्डिहाइड, फेहलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित कर क्रमशः CuO और Ag2O कि लाल एवं सफेद सफेद अवक्षेप बनाते हैं, लेकिन वहीं पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करते। बाकी हमारे ये सब पूरे पूरे अपचयित कर सकते हैं, बट हमारे जो एल्डिहाइड जितने भी देखिए, जितने भी एल्डिहाइड हैं ये सभी कर सकते हैं, बट हमारे जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH, यह फेहलिंग विलयन को कभी भी अपचयित नहीं करता है, कभी भी अपचयित नहीं करता है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन की अभिक्रिया क्या होती है? एमाइड का एमीन में परिवर्तन की सर क्या अभिक्रिया होती है? तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। जब एमाइड का एमीन में परिवर्तन होता है तो उसे हम हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अभी इसी को बहुत सिंपल में समझाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, टेंशन ना लो। अभी रुको तो सही। तो इसको लिखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया एमाइडो को एमीन में परिवर्तित करने का एक प्रयोगशाला विधि है। तो ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, डेमो क्लास पहली वाली। बाकी आपको सारी जो 7 सेट है आपको पूरा महाभारत बैच में मिलेगा, ठीक है ना, विथ पेपर PDF के साथ, हैंड रिटन नोट्स भी है, 1 शॉर्ट वीडियो भी, 1 घंटे में एक चैप्टर। मतलब कि मैं ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपका पेपर 8 मार्च के दिन है तो आप 5 मार्च के दिन महाभारत बैच खरीदिए, 3 दिन पढ़िए, जमकर पढ़िए महाभारत बैच के जितने 1 शॉर्ट वीडियो है, पढ़ लेना, पेपर सॉल्व कर लेना, पूरा करके आओगे, दबा कर करके आओगे, चिंता मत करना। तो सबसे सिंपल भाषा में समझाया है। अगला है, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा क्या होती है? तो फ्रैक्टोज जो होती है यह सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रैक्टोज सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है, जो शहद एवं फलों में पाया जाता है। शहद और फलों में क्या पाया जाता है सर जी? हमारा फ्रैक्टोज पाया जाता है, जो सबसे मीठी शर्करा होती है, याद रखना। ठीक, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे सर दूसरे का क प्रश्न है, न्यूमेरिकल। मैं आपसे बोला हूं कि सर आप पूरा जोड़ेंगे तो 10 नंबर के अंदर तक न्यूमेरिकल आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। न्यूमेरिकल क्या है? 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया तो 1.01
बार दाब विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए जो केबी का इन्होंने मान दिया है, स्थिरांक कितना दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इन्होंने दे रखा है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला जो होता है डेल्टा टी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। ये स्मॉल डब्ल्यू ही है, कैपिटल डब्ल्यू होता है। दिया क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का मान इन्होंने 9 ग्राम दिया है, 9 ग्राम दिया है, यानी कि जो विलेय है 9 ग्राम है, विलेय क्या है 9 ग्राम मात्रा है। विलायक कितना है, कैपिटल डब्ल्यू 500 ग्राम दिया है। केबी का मान इन्होंने दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अगर मोल को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा। हाँ, और यहाँ पर C6H12, ये यहाँ पे H12 रहेगा ऐसे, ये C6H12O6, यानी जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है उसका अणुभार यहाँ पे देखिए हम कितना हो जाएगा 180 निकाल लेंगे तो हो जाएगा। अब सभी को डाल दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, सभी को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जब सभी का इसमें मान रख देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.052 और यही क्या है सर जी आपका आंसर है। यही क्या है आपका आंसर है ना, नहीं ये आंसर नहीं है। तो सर क्या है, अभी हमें निकालना है। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक है 1.013 बार पर कितना हो जाएगा 373.15 केल्विन होता है, ठीक है ना। और वहीं पे 0.052 पर, अब इस पर क्योंकि ये डेल्टा टी आया हुआ है, इस पर विलयन का जो क्वथनांक होगा वो माइनस कर देंगे, यानी कि इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, ठीक है ना। तो विलयन का क्वथनांक निकालना है, ये इधर माइनस में, इधर लाइन किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052, इसमें जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 373.202 केल्विन। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम क्लोराइड के N/50 विलयन वाले सेल का विशिष्ट चालकता 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल की स्थिरांक की क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पे चालकता का जो फॉर्मूला होता है 1/ρ बराबर λ/Ra, ठीक। इसको अगर हम निकाल लें तो लिख सकते हैं, हाँ इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/r इंटू λ/a लिख सकते हैं, λ/a लिख सकते हैं। और जो λ/a होता है ये क्या होता है, सेल का स्थिरांक होता है। सेल का क्या होता है सर जी, स्थिरांक होता है। क्या होता है, सेल का स्थिरांक होता है। अब सब मान रखा है, इस इनपुट कर दीजिए। चालकता इन्होंने कितना दिया है, चालकता दिया है सर जी यहाँ पे 0.02756, ठीक है ना। और आर की वैल्यू सर कितना दिया है इन्होंने, प्रतिरोध 400 दिया है, 400 रख देंगे। और हमें सेल स्थिरांक निकालना है, कितना निकालना है, केसीएल हमें निकालना है, केसीएल निकालना है, सेल स्थिरांक। अब ये देखिए ये तिर्यक क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 0.02765 इंटू 4। अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 1.1060 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्रति सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति सेंटीमीटर ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल। अब उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न है, अवधिशोषण और अवशोषण में विभेद उत्पन्न कीजिए। अधिशोषण और अवशोषण में विभेद उत्पन्न करना है। हालांकि आपका टॉपिक कट गया है, क्या हुआ है, कट गया है। लेकिन 2024 का जब पेपर उठाया तो उसमें ये टॉपिक जोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि अगर पेपर में आ गया वो टॉपिक कट गया तो नंबर नहीं मिलता, नंबर मिलता है, एक बात ध्यान देना। मैं इसीलिए उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे उठाया जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने इसलिए उठा ताकि आपको पता चले कि हाँ ये आपके पेपर में आया हुआ है और ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, आपको नंबर मिलेगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 2024 में पेपर में बन गया था। हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाके जोड़ भी दिया इसको। क्लियर है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे तीसरा का क, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं सर जी, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हैलोजन के रंगीन होने का क्या क्या कारण होता है। सबसे पहला कारण है इनके अणु दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जबकि शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है। और हैलोजन के रंगीन होने के कारण इस उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है और इसका रंग F2 से I2 तक गहरा हो जाता है। इसीलिए हैलोजन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। उदाहरण के लिए F2 बैंगनी प्रकाश अवशोषित करके
हल्का पीला दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा था, क्या पूछा है? उत्कृष्ट गैसों में जिनान जिनान परमाणु के सबसे भीतरी सबसे अधिक यौगिक ज्ञात है, क्यों? तो ये बोल रहा है कि जो उत्कृष्ट गैसों में जो जिनान परमाणु होता है इसके सबसे अधिक यौगिक क्यों मतलब ज्ञात है, ऐसा क्यों? तो इसमें उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सभी उत्कृष्ट गैसें जैसे जिनान की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, अतः इसको कम ऊर्जा देने पर ही यह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिससे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने के कारण ये अन्य अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे कि F&O के साथ अपक्रिया करके सबसे अधिक क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। जो पिछले साल के IUPAC नाम है उन्हें याद कर लेंगे, आपका हो जाएगा। हम कम से कम इतने IUPAC नाम करवा देंगे जितने आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना? क्या यहाँ पे NiNS3 का होल 6Cl2, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? हेक्साएमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड यहाँ पे है। दूसरा है आपका Fe4FeCN6, इसका क्या हो जाएगा? तो आयरन थर्ड हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है? फ्रैक्टोज तथा ग्लूकोज में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह जैव अणु से बना हुआ प्रश्न है, जैव अणु का। तो सर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में अंतर लिखना है, तो एक तरफ लिखेंगे ग्लूकोज और एक तरफ लिखेंगे फ्रैक्टोज और एक तरफ लिखेंगे परीक्षण, अंतर लिखना है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें गलनांक की, तो जो गलनांक ग्लूकोज का होता है 146 डिग्री सेल्सियस और फ्रैक्टोज का कितना होता है? 102 डिग्री सेल्सियस होता है। अमोनिया मॉलिब्डेनम प्लस CH3 COOH से जब क्रिया करता है, जब अमोनिया मॉलिब्डेनम का हम लोग CH3 COOH से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज हल्का नीला रंग देता है और फ्रैक्टोज हल्का ये भी नीला रंग ही देता है। उसके बाद जब रिसोर्सिलनॉल और सांद्र HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो जो ग्लूकोज होता है यह कोई क्रिया नहीं करता और यह कैसा देता है? यह लाल रंग देता है। कौन? फ्रैक्टोज। वहीं पे यौगिक के सांद्र जलीय विलयन में जब कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, जो ग्लूकोज होता है यह कोई क्रिया नहीं करता और फ्रैक्टोज एक सफेद अवक्षेप बनाता है। क्या बनाता है? एक सफेद अवक्षेप बनाता है। अब यहाँ पे प्रश्न है, जाके देख लीजिए सर, आप खोलिए, पेपर में आया हुआ है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाना जाता है। कौन सा भैया? कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए। सबसे पहले जानते हैं कोलराउस का नियम होता क्या है। तो उत्तर लिखेंगे कोलराउस का नियम क्या होता है, तो लिखेंगे कोलराउस के नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता यानी कि लेम्डा अनंत प्लस उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकता यानी डेल्टा डेल्टा सॉरी डेल्टा नहीं, लेम्डा है। ये क्या कहते हैं? लेम्डा। अगर उल्टा भी दिखाई दे तो लेम्डा इसको कह सकते हैं। लेम्डा अनंत प्लस यानी लेम्डा अनंत प्लस और लेम्डा अनंत माइनस का जो कुल योग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? बराबर होता है। यानी लिख सकते हैं डेल्टा m अनंत बराबर v प्लस डेल्टा अनंत प्लस v माइनस डेल्टा अनंत माइनस। ठीक, इसको यहाँ पे फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं आप, ये वाला आप फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे करके, ये वाला ऐसे। समझ में आया क्या? ठीक ना? जहां V प्लस और V माइनस विद्युत अपघट्ट के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की क्या है? संख्याएं हैं। अगर आपको इसे सिंपल लग रहा है तो हमने नोट्स में दे दिया है प्रोवाइड, आप नोट्स में पढ़ लेना, ठीक ना? या क्वेश्चन बैंक आप हेल्प ले सकते हैं। कोलराउस के दो अनुप्रयोग हैं, कोलराउस नियम के दो अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग, किसी भी वैद्युत अपघट्ट के आयनों के लेम्डानंत मानों से लेम्डा 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 यहाँ पे रहेगा m लेम्डा नॉट m का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है ना? ये लेम्डा m रहेगा, क्या रहेगा? लेम्डा m का परिकलन कर सकते हैं। यदि हमें दी गई सांद्रता C पर लेम्डा m और लेम्डा m m नॉट लेम्डा m नॉट यहाँ पे नॉट है, क्या ये भी m लेम्डा नॉट है और ये भी लेम्डा नॉट m है। तो लेम्डा m और लेम्डा नॉट m के मान ज्ञात हो तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट जैसे एसिटिक अम्ल के लिए इसका वियोजन स्थिरांक भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना?
अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है, मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है क्यों? समझाइए। जो मेथिल एमीन होता है यह अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, ऐसा क्यों होता है? तो अमोनिया, उत्तर में लिखेंगे अमोनिया के तीनों बंध हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनते हैं, जबकि मेथिल एमीन से एक बंध मेथिल समूह के साझेदारी द्वारा बनता है, और ये एल्किल समूह यानी कि मेथिल समूह साझे के इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अतः इसी कारण मेथिल एमीन अमोनिया से क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है। आपके पेपर में आया हुआ है, चेक कर लेना। उसके बाद आपका रासायनिक समीकरण पूर्ण करने वाला आता है, इसको कर लेना। जैसे कि यहाँ पर आपका है C2H5 NO2, यहाँ पे कोई A बोल रहा है कि भैया अभिकर्मक रखिए, फिर जब यहाँ पे रखेंगे तो बनेगा C2H5 NH2 बनेगा, फिर यहाँ पे क्या है HNO2 है, फिर यहाँ पे C2H5OH बनेगा। तो सर यहाँ पे क्या रखना है? तो यहाँ पे हमें रखना है SEN प्लस HCl रखेंगे। क्या रखेंगे? SEN प्लस HCl रखेंगे, तब हमारा वहां पे बनेगा। यानी कि जो ए रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा सर जी? हमारा SAN प्लस HCl या Fi प्लस HCl रहेगा। अगर यहाँ पे बी होता, यहाँ पे क्या रख दिया? बी होता, तो बी के स्थान क्या रख देंगे हम? HNO3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ दोनों आपको दे दिए, ठीक ना? तब हमारा ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, फ्रैक्टोज की संरचना का सूत्र लिखिए और ग्लूकोज को फ्रैक्टोज से कैसे परिवर्तित करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण देना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो उत्तर लिखेंगे फ्रैक्टोज की संरचना। फ्रैक्टोज की संरचना हेड डालिए, लिखिए इसमें। इसमें एक कीटोन समूह क्या है? सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड तथा दो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा तीन द्वितीयक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। फ्रैक्टोज का जो सामान्य सूत्र होता है C6H12O6 होता है। C6H12 क्या होता है? O6 होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यह बोल रहा है कि एक कीटोनिक समूह क्या होता है सर? CO होता है। एक कीटोनिक समूह क्या होता है सर? CO से जुड़े होते हैं ये आपस में। और यहाँ पे दो प्राथमिक अल्कोहलिक समूह, देखिए दो क्या है सर? ये प्राथमिक अल्कोहलिक समूह यहाँ पे है, ठीक है। और तीन द्वितीयक अल्कोहलिक समूह होते हैं। जैसे इसका क्या है सर जी? संरचना है। कार्बन कितने यहाँ पे? 6 है। 1 2 3 4 5 6, ठीक। हाइड्रोजन कितने? 12 है, 12 गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 है। तो ऑक्सीजन जहाँ पे रहेगा कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 कितने हैं? ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया गया है। तो इसको आप अपने से बना सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगला यहाँ पे आपका है, क्या प्रश्न था कि ग्लूकोज से फ्रैक्टोज में परिवर्तन कैसे करेंगे? ग्लूकोज से फ्रैक्टोज में परिवर्तन कैसे करेंगे? इसमें लिखेंगे ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 को क्षारीय माध्यम से लोब्री डिल ब्रुइन बैन एकेन स्टीन पुनर्गठन द्वारा फ्रैक्टोज में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, जिसका समीकरण C6H12O6 डाइल्यूट NaOH लेंगे तो हमारा किस में बदल जाएगा? फ्रैक्टोज में बदल जाएगा, यानी C6H12O6 में हमारा बदल जाएगा, ठीक, फ्रैक्टोज में। यह एक आइसोमरीकरण प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और मैनोज के बीच संतुलन स्थापित करता है, और यही ये सवाल पूछा था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? ध्यान देना। प्रश्न ये बोल रहा है कि आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में अंतर समझाइए और इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र भी आपको लिखना है, ठीक। चलिए उत्तर लिखेंगे। आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे इसमें 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य का 1 मोल घुलने पर उसके क्वथनांकों में होने वाले उन्नयन आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। होने वाला जो उन्नयन होता है आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? के से प्रदर्शित किया जाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? यहाँ पे मैंने किसके बारे में बताया? आणविक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ किसके बारे में बता रहा हूँ? मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाला उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ध्यान देना,
1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांकों में होने वाला उन्नयन क्या कहलाता है? मोनन उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र क्या है? सबसे जो पहला सूत्र होता है वो हमारा होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी बराबर, केबी द्वारा अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? m2 बराबर 1000 इंटू स्मॉल w2 इंटू केबी अपान डेल्टा टीबी इंटू w1। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका? अतः विलेय के मोलर द्रव्यमान m2 का मान निकालने के लिए उस विलेय की एक ज्ञात मात्रा को ऐसे विलायक ज्ञात मात्रा में विलीन करके डेल्टा टीवी का मान प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए केबी का मान ज्ञात हो। मोलल उन्नयन स्थिरांक के एफ द्वारा अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा? अब जहां पे यहाँ पे देखिए केबी था, अब यहाँ पे के एफ हो जाएगा बस, और कुछ होगा नहीं। m2 बराबर के एफ इंटू w2 इंटू 1000 डेल्टा टी एफ इंटू w1। यहाँ पे डेल्टा टीबी था क्योंकि के भी था, यहाँ पे के एफ हुआ तो यहाँ पे टी एफ हो गया, दैट्स ऑल। और ये हमारा w1 पहले के जैसा रहेगा और w2 आपका पहले वाला रहेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं ना। सर बदला कहाँ? बदला कहाँ? जहां पे सर के एफ था वहां पे के बी, और जहां पे डेल्टा टीबी है वहां पे डेल्टा टी एफ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें W1, W2 डेल्टा TF के साथ मोलर अवनमन स्थिरांक KF का मान भी ज्ञात होना चाहिए। KF एवं KB के मान जो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं निम्न संबंधों से प्राप्त किए जा सकते हैं। संबंध क्या है? फॉर्मूला यहाँ पे एग्जैक्ट वाला ये अपना रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे आप रख सकते हैं। चलिए, बाकी हो गया, मेन तो हमारा यही था। ये आप 2 याद कर लो, काम खत्म हुआ। लिखना रहेगा पेपर में, यही 2 लिख देना, लाइन हो गया। समझ में आ रहा है ना? बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला 2, एक ये एक ये, और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है यहाँ पे कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का, क्या यहाँ पे? प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। एक, प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु 693 सेकंड है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक का समीकरण निम्नलिखित होता है। कितना होता है? के बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 लॉग ए अपान ए माइनस एक्स बेस 10, जहां के क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ए क्या है? अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता है। ए माइनस एक्स क्या है? अभिकारक का टी समय बाद सांद्रण है। और प्रश्नानुसार अभिक्रिया की अर्ध आयु कितना है? 693 सेकंड है। कितना है? 693 सेकंड है। तो वेग स्थिरांक निकालना है तो रख दीजिए 693 सेकंड बटे टी हाफ, निकाल लेंगे कितना आ जाएगा? के बराबर 10⁻³ सेकंड इनवर्स निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 2 सूत्र लिखिए। यहाँ पे 2 सूत्र लिखना है बट हम सभी के लिख देंगे। सफेद कशीस, नीला थोथा, हरा कशीस और मोहन लवण। तो सफेद कशीस का क्या हो जाएगा? ZnSO4 हाँ .7H2O, इसको हम लोग जिंक सल्फेट कहते हैं। नीला थोथा का CuSO4 .5H2O, इसको हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं। हरा कशीस का FeSO4 FeL4, इसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं। FeSO4 इसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं, ठीक। और मोहन लवण का क्या होता है? NH4 का होल ट्वाइस, SO4 का होल ट्वाइस और .6H2O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर जी? जिसको हम लोग कहते हैं अपना यहाँ पे फेरस अमोनिया सल्फेट कहते हैं। अब इसको कर लेना, अब गुरुदेव आउट ऑफ सिलेबस, बट बोर्ड ने पूछा, इसको आप कर लेना। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, आईपीएससी नाम से फिर यहाँ पे प्रश्न है। आईपीएससी नियमों का पालन करते हुए निम्नलिखित का सूत्र लिखिए। हेक्सा एमिन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट, पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन थर्ड, डाई एमिन डाई क्लोरो क्लोराइडो प्लेटिनियम सेकेंड, और सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेड थर्ड। आप देखेंगे तो पिछले साल का ना पेपरवा में रिपीट होता है, जितना भी देखेंगे सब पिछले साल का रिपीट होता है। और महाभारत बैच नहीं की है ज्वाइन तो जाओ महाभारत बैच ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके।
ज्वाइन कर लेंगे ना, हाँ गुरुदेव चलिए। यहाँ पे है क्या, हेक्सा एमिन कोबाल्ट सेकेंड सल्फेट, इसका क्या हो जाएगा सूत्र, CuNH3 का होल 6 होल होल ट्वाइस SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद है पोटेशियम हेक्सा साइनो आयरन थर्ड, इसका क्या हो जाएगा K3FeCN6 डाई एमीन डाईक्लोरो डाईक्लोराइडो प्लेटिनियम थर्ड सेकेंड, इसका क्या हो जाएगा PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 सोडियम पेंटासाइनो नाइट्राइस नाइट्रोसिल फेरेट थर्ड का क्या हो जाएगा Na2FeCN का होल 5NO। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख करिए। बहुत ही सिंपल मैं भाषा में समझाया हूं, और जाके खोलिए, चैलेंज करते हैं सर, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, कोल्बो अपक्रिया और विलियमसन संश्लेषण, खूब 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 प्रश्न पूछा जाता है, खूब। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता क्या है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया एक महत्वपूर्ण कार्बनिक अपक्रिया है जिसका उपयोग एरोमेटिक यौगिकों में एल्किल या एसिल समूहों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अपक्रिया के लिए एक लुईस अम्ल उत्प्रेरक जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक का काम करता है, जो कि लुईस अम्ल है, की आवश्यकता होती है। ठीक, अपक्रिया के लिए देख सकते हैं यहाँ पे AR सिंगल बॉन्ड H, फिर RX प्लस AlCl3, फिर यहाँ पे एरो क्या बन रहा है AR से एक R समूह जुड़ा है, और यहाँ पे HX और AlCl3 बन रहा है। जहां पे ये क्या है एरोमेटिक यौगिक है, जैसे बेंजीन हो सकता है। R जो X है ये एल्किल हाइलाइड है, और ये क्या है आपका एल्किल बेंजीन है। तो एक हमारा क्या होता है एल्कीकरण होता है, और एक क्या होता है इसी में एसिटिलीकरण होता है। क्या होता है एसिलीकरण होता है, एक क्या होता है एल्कीकरण होता है। तो अगर हम लोग एल्कीकरण देखेंगे तो ये रिएक्शन प्राप्त होगा, और एसिलीकरण में देखेंगे तो हमारा ये वाला रिएक्शन प्राप्त होगा। आप इसको रट लेना, डायरेक्ट रट लो। ठीक, अगला आपका जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या है यहाँ पे कोल्बो अभिक्रिया। ये क्या होता है, सबसे सिंपल अभिक्रिया है, किताब में बहुत टफ दिया है, मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, आप सीधा रटो, रटो सीधा। अब महाभारत बैच में इसका PDF मिल जाएगा, जाके वहां से रटो, क्योंकि ये महाभारत बैच का डेमो क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है ना। यूट्यूब वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सर आंख बंद करके एक बार महाभारत बैच में जो भी दिया है मैंने पेपर, उसको तैयार कर लो। देखिएगा यहाँ पे मैं अगर डेप्थ में सॉल्व कराऊंगा चीजों को तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज तो सर सच्ची बताए तो बहुत पेपर पे काम कर रहे हैं हम लोग, आर्ट का साइंस का सारे पेपर वहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो दिमाग थोड़ा ना आज दर्द हो रहा है, तो शायद मे भी अगर मेरे टंग्स में थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे किसी में भी, तो उसकी माफी चाहते हैं, बट कोशिश करेंगे सही हो जाए। थोड़ा सा यार थक गए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं आज, तो काम करना पड़ रहा भैया रात दिन, ठीक है ना। तो कोल्बो अभिक्रिया क्या है, कोल्बे अभिक्रिया का एक इलेक्ट्रोलाइट प्रक्रिया है जिसमें फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अवकृत कराकर सैलिसिलिक अम्ल बनाया जाता है। ये क्या होता है कोल्बो अभिक्रिया होता है। अब किताब में देखेंगे तो एक लंबा चौड़ा भाषण देगा, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, यही लिखो काम खत्म, वही याद करो जो आपको याद हो जाए। पता लगा आपको याद हो ही नहीं रहा, बेफालतू में रट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। सब किताब अलग अलग परिभाषा लिखती है अपनी। इसका अभिक्रिया दे सकते हैं एक उदाहरण, 2C6H5O आयन प्लस CO2 जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा C4C6H4OH C डबल O आयन और CO3 डबल आयन बनाएगा। जहां पे C6H5O आयन क्या है फिनॉक्साइड आयन है, और CO2 क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे ये क्या है ये हमारा क्या है सैलिसिलेट आयन है। क्या है सैलिसिलेट आयन है। उसके बाद अगला प्रश्न था आपका यही था ना कि विलियमसन संश्लेषण किसे कहते हैं, क्या होता है परिभाषा, आपके पेपर में आया जाकर चेक कर लो। तो विलियमसन संश्लेषण एक महत्वपूर्ण कार्बनिक अभिक्रिया है जिसका उपयोग ईथरों के संश्लेषण के लिए किया जाता है। काम खत्म, यही बस परिभाषा रटना है, ज्यादा मत रटना। इसका अभिक्रिया लिख देना RO आयन प्लस R डैश एक्स एरो ROR डैश प्लस एक्स आयन। जो हमारा RO आयन है ये हमारा क्या है एल्कासाइड आयन है, R डैश एक्स क्या है एल्किल हाइलाइड है, और ROR डैश जो है हमारा क्या यह एक ईथर समूह, क्या है ईथर है। तो इसको कर लेना। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, पेपर में केवल रासायनिक समीकरण लिखिएगा नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं करना है, हम आपको पूरा विस्तार से समझाएंगे खोल खोल के, ठीक है ना। जब NaOH की उपस्थिति में फिनॉल को Cl4 के साथ गर्म करके जल अपघटित कराते हैं, जब डाई स्थिति
ईथर को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म कराते हैं। जब पिरिडीन की उपस्थिति में एथेनॉल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराते हैं और फिनॉल को जिंक चूड़ के साथ गर्म किया जाता है, तब क्या होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा बताइए, और जूम कर दिए यहाँ पे। ये लीजिए भैया, अब दिखाई दे रहा है ना? चलिए, तो पहला, फिनॉल को NaOH और CCl4 के साथ गर्म करने पर बिस्ट्राइक्लोमिथाइल फिनॉल बनता है। क्या बनता है? बिस्ट्राइक्लोमिथाइल फिनॉल बनता है, अर्थात C6H5OH प्लस CCl4 प्लस 4NaOH। जब इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? बिस्ट्राइल क्लोमिथाइल फिनॉल बनता है, यानी C6H12Cl3OH प्लस 4NaCl प्लस 2H2। अगला यहाँ पे डाई स्थिति ईथर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5O को एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पैरा एसिटोफिनॉल बनता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H5COCH3 बनता है। अब रिएक्शन करा दीजिए, C6H5O का CH3OCl से क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो C6H5COCH3 साथ ही साथ C6H6 बेंजीन बनता है। बस। अगला है, पिरिडीन की उपस्थिति में एथेनॉल यानी C6H5OH और एसिटिक एनहाइड्राइड CCH3CO का होल ट्वाइस O की अभिक्रिया से एथाइल एसीटेट CCH3COOC2H5 बनता है। रिएक्शन लिख दीजिए, C2H5OH प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O पिरिमिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3COOC2H5 प्लस CH3COOH बनेगा। उसके बाद जब फिनॉल C6H5OH को जिंक चूड़ के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? बेंजीन बनता है। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा? C6H5OH प्लस ZN हीट करेंगे तो C6H5 प्लस ZN वो हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है। अगला यहाँ प्रश्न है, आप चेक कर लीजिए सर, बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। हम आपसे कह रहे हैं बार बार, सर हम वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आया रहेगा और आएगा भी, ठीक है ना? हम आपको कुछ भी फर्जी नहीं बताएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, आप भरोसा रखो शिवम पर। ठीक है यार, यहाँ पे हम खुल के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई 2-3 घंटे लग जाएंगे, और हम ऐसा डिजाइन किया ताकि बोर्ड में आपको कम टाइम वीडियो देखो और याद कर लो, काम हो जाए। अब आप बताइएगा, फर्स्ट डेमो क्लास है कि और क्या चाहिए, तो कमेंट बॉक्स यूट्यूब पर पहली क्लास उपलब्ध है, आप कर सकते हैं। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं महाभारत बैच जाकर ज्वाइन कर लीजिए। पेपर में देखो यार कितने सिंपल परिभाषा से लिखा है, सिंपल भाषा मैंने इसका परिभाषा लिखा है। आप किताब का उठा लो, कठिन मिलेगा, मेरा लिखा उठा लो, सबसे सिंपल। तो याद करने में जो सिंपल हो वही याद करो ना यार, हार्ड याद करके क्या मतलब, जहां पे याद ही नहीं हो रहा है चीजें। हमें तो एग्जाम में जाके लिखना है ना, ये सब रिपीटेड है, आप किसी से पूछ लो, वो भैया वुटर्ज फीटिंग अपक्रिया के बारे में बोलेगा, फीटिंग अपक्रिया क्या होती है, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण क्या होता है, वो बार बार पूछेगा। तो हम लोग करेंगे इसको, क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला जो है अपना वो क्या है, वुटर्ज फीटिंग अपक्रिया। सर वुटर्ज फीटिंग अपक्रिया क्या होती है? यह अपक्रिया एल्किल और एरिल हैलाइड के मिश्रण के बीच होती है। वुटर्ज फीडिंग अपक्रिया क्या होती है, ध्यान देना, यह अपक्रिया एल्किल और एरिल हैलाइड के मिश्रण के बीच होती है। इसमें सोडियम धातु और ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। इसमें सोडियम धातु और ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया होती है। ठीक, इस अपक्रिया से एरिल एल्केन का निर्माण होता है। एरिल एल्केन मतलब R सिंगल बॉन्ड AR का निर्माण होता है। समीकरण अगर देना है तो आप ये देख सकते हैं, बट हमें उदाहरण देना है, अर्थात C6H5Cl प्लस CH3Cl प्लस 2Na ट्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो C6H5CH3 और 2NaCl प्राप्त होता है। यही क्या है, हमारा वुटर्ज फीटिंग अपक्रिया है। दैट्स ऑल, काम खत्म, मैटर करना है रिएक्शन, ये भी याद कर लेना समीकरण देने के लिए, नहीं तो आप याद कर लो, काम खत्म हुआ। ठीक ना, ये हमारे क्या है, ये हमारे सर जी एल्किल और एरिल हाइलाइड है, एल्किल और एरिल हाइलाइड है।
और इनके बीच क्या कराएंगे, रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, एरिल एल्केन प्राप्त होता है, एरिल एल्केन प्राप्त होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, क्या है, अगला प्रश्न है फीटिंग अभिक्रिया। फीटिंग अभिक्रिया, फीटिंग रिएक्शन क्या होता है, यह अभिक्रिया दो एरिल हाइलाइडो ArX के बीच होती है। इसमें सोडियम धातु और ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से डायरेन यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। डायरेन यौगिक मतलब Ar सिंगल बॉन्ड Ar, यानी कि ये क्या है हमारा, ये जो है हमारा एरिल हाइलाइड होती है, क्या होती है, एरिल हाइलाइड होती है। और किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में क्रिया होती है, और ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो हमारा क्या प्राप्त होता है, डायरेन प्राप्त होता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे 2NaX बनता है। रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, 2C6H5Cl प्लस 2Na ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 और यहाँ पे 2NaCl बनेगा, काम खत्म हुआ। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या यहाँ पे ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, ये क्या होता है, ये भी एक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, पेपर में आपके छपता है। तो क्लोरोबेंजीन C6H5Cl की को नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म करने पर नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यानी C6H4Cl NO2 बनता है, जिसका मुख्य उत्पाद पैरा पोजीशन पर होता है, जबकि ओरेथो उत्पाद भी अल्प मात्रा में बनता है, जिसका समीकरण आप लिख सकते हैं C6H5Cl प्लस HNO3 किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में ये दोनों क्रिया करते हैं तो C6H4Cl NO2 बनता है, साथ ही साथ जल बनता है। और इसमें जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ओरोथो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हमारा बनता है। ठीक, अथवा में आपके पेपर में वो नहीं आ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, 5 नंबर का। सर कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण। क्या क्या यहाँ पे, सबसे पहला है यहाँ पे आपका वो है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, मेथिल आयोडाइड से एथेन, प्रोपेन से एलिल क्लोराइड, प्रोपेन से आइसोप्रोपिन ब्रोमाइड। ये रिपीटेड होते हैं यार। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे क्या, 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त होता है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन को जब अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो प्रोपीन बनता है, जो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करके 2 ब्रोमोप्रोपेन देता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, CH3CH2CH3Br। ठीक, यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ उपस्थिति गर्म कराते हैं तो क्या बनता है भैया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 बनता है, जो कि प्रोपीन बनता है। फिर HBr की उपस्थिति में जब गर्म कराते हैं तो क्या बनता है, CH3CHBr यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। अगला है मेथिल आयोडाइड से एथेन, ये कैसे बनता है, तो जब मेथिल आयोडाइड को वुटर्ज अभिक्रिया के माध्यम से सोडियम और ईथर की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो एथेन बनता है। ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं, जब मेथिल आयोडाइड को वुटर्ज फीटिंग अभिक्रिया के माध्यम से या वुटर्ज अभिक्रिया के माध्यम से सोडियम और ईथर की उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो एथेन बनता है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2CH3 यानी मेथिल आयोडाइड को सोडियम की उपस्थिति में और ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो C2H6 यानी कि एथेन बनता है, साथ ही साथ सोडियम आयोडाइड यहाँ पे बनता है। ठीक, अगला यहाँ पे था क्या है, प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। तो प्रोपीन को जब Cl क्लोराइड के साथ यानी Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति गर्म करते हैं तो एलिल क्लोराइड बनता है, जिसका रिएक्शन आप दिया है। प्रोपीन का सूत्र क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्लोराइड की उपस्थिति में यहाँ पे हीट कराएंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एरिल क्लोराइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे बनता है। अगला यहाँ पे प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो प्रोपीन को Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करने पर एलिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एलिल क्लोराइड। यानी कि यहाँ पे प्रोपीन है, क्या है यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ पे क्लोरीन की उपस्थिति जब गर्म कराते हैं तो CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 बनता है, साथ ही साथ HCl यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक, अगला है यहाँ पे आपका वो क्या है, वो है ब्यूटीन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यानी जब प्रोपीन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करने पर
माइक्रो निको नियमानुसार आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनता है। यानी जब प्रोपीन को HBr के साथ क्रिया कराते हैं तो सीधा बोलो कि आइसोप्रोपिन ब्रोमाइड बनता है। ठीक, रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा प्रोपीन का, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। HBr क्या है हमारा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर जब क्रिया कराते हैं तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनता है CH3 CHBr CH3। क्लियर है। अगला यहाँ पे है प्रश्न, संक्षिप्त टिप्पणी करिए। किस पे सर जी, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है बेंजल डिहाइड का नाइट्रीकरण, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण और रोजे मुंडेन अपचयन। खूब आता है प्रश्न, खूब आता है प्रश्न, स्टार पॉइंट जाके देख लो, चेक। तो एक एक करके करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्या है आपका, सबसे पहला जो है बेंजल डिहाइड का नाइट्रीकरण। क्या सर जी, बेंजल डिहाइड का नाइट्रीकरण कैसे होता है, तो बेंजल डिहाइड यानी C6H5CH2 फॉर्मूला है का नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल SeNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मिश्रण के साथ होता है। तो इसमें मुख्यतः मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बनता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड CHO जो CHO समूह होता है मेटा निर्देशक होता है, जिसका समीकरण यहाँ पे दिया गया है। आप इसको पूरा पूरा रट सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने PDF दे दिया है महाभारत बैच के अंदर, तो वहां से पूरा रट लेना। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल भाषा में मैंने बताया है। बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कैसे होता है, तो बेंजोइक अम्ल यानी C6H5COOH का नाइट्रीकरण भी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ होता है। इसमें मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड COOH समूह भी मेटा निर्देशक होता है, जिसका यहाँ पे इक्वेशन मैंने दे रखा है, समीकरण यहाँ पे मैंने दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे C वाला है, क्या यहाँ पे रोजे मुंडन अपचयन। ये रोजेन मुंडन अपचयन क्या होता है, यह अभिक्रिया एसिल हाइलाइड के को एकल बंध वाले एल्डिहाइड में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एसिल हाइलाइड यानी कि RCOCl को H2 और पैलेडियम यानी कि PD कैटलिस्ट की उपस्थिति में बोरियम सल्फेट BaSO4 के साथ गर्म किया जाता है, तब हमारा प्राप्त होता है, जिसका उदाहरण और ऊपर मैंने रासायनिक समीकरण मैंने दे दिया है। ठीक, तो ये रहा भैया महाभारत बैच का डेमो नंबर 1 क्लास, आप देख सकते हैं। पूरा पेपर बहुत सिंपल भाषा में मैंने सॉल्व किया। हाँ, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा यहाँ पे और एक और था, उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उसको टफ हो गया था, बट उसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। अभी तो हमारा ये पहला पेपर है, बट अभी 6 पेपर भाई तगड़े वाले एकदम है। और मिला लीजिए सर, हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, यहाँ से आप खोलिए क्वेश्चन बैंक निकालिए। तो हम वही पेपर बनाएंगे सर जो बोर्ड में आएगा, परेशान मत हुई, ये भरोसा करिए। जो बच्चे महाभारत बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो यार कुछ भी नहीं है, 101 रुपए, और ऐसे भी तो 2 दिन के लिए ऑफर 91 में चल रहा है, 25 दिसंबर 26 दिसंबर ज्वाइन कर लीजिए। और ये बैच तब के लिए जब आपका बोर्ड एग्जाम 2 दिन पहले रहे और आप पढ़ के जाओ, मतलब कल बोर्ड एग्जाम है, आज तो रट लो, छाप के आओगे, पास हो जाओ, गारंटी है CM की है, ठीक है ना। और मैंने हैंड रिटन नोट्स 1 शॉर्ट वीडियो अलग से दिया इसमें सिलेबस का। तो महाभारत बैच ज्वाइन करिए यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, महाभारत बैच को ज्वाइन करिए, वहां पे PDF के साथ साथ वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।